अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज का दिन जो है वो काफ़ी हंगामा खेज रहा है। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो फैसला आया है इंग्लैंड से नेशनल क्राइम एजेंसी का, उसको लेकर उन्होंने ये बात कही कि उनको क्लीन चिट जो है वो दे दी गई है। उनका ये कहना था कि ये तासुर गलत है और उन्होंने इस एविडेंस भी पेश किया कुछ, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साहबजादे के बारे में नहीं है बल्कि वो भी इसमें शामिल हैं और उनका नाम भी जो है वो इस हवाले से शामिल है और जो क्लीन चिट दी गई है उसके नतीजे में वो भी उससे बरी हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उन्होंने इस हवाले से बड़ी कोशिश की है और DG नैब जो हैं सलीम शहजाद साहब वो लंदन गए हुए थे, वो वहाँ पर उस एजेंसी में भी गए 9 सितंबर को और उसके बाद पाकिस्तान का जो एसेट रिकवरी यूनिट है उस वहाँ से एक ख़त जनरेट होता है 2 दिन के बाद ही 2019 11 सितंबर में। तो ये इस चीज़ का ज़ाहिर करता है कि ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कायम एसेट रिकवरी यूनिट और जो नैब है वो इसमें इन्वॉल्व था, बल्कि बाद में FIA भी कूद पड़ा और उन्होंने इस हवाले से जो है ये भी तासुर दिया कि वो और उनके जो अहल खाना हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से और बाकी चीज़ों से जो हैं वो बरी ज़ुम्मा हो गए हैं। उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और वो ऐसा इस्तदलाल पेश कर रहे हैं जिसको तस्लीम नहीं किया जा सकता है और वो एक कहानी है जिसको वो एक हकीकत का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ़ पाकिस्तान में 2 केसेस हैं, एक 7.5 अरब रुपए का और दूसरा जो है 25 अरब रुपए का, और इस हवाले से जो 25 अरब रुपए का केस है उसमें ज़ाहिर है रमज़ान शुगर मिल और अरेबिया मिल्स जो हैं वो मरकज़ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और इस हवाले से उन्होंने बहुत से नाम और उन अकाउंट में जाने वाले पैसों का भी तज़किरा किया, जिसमें से कुछ क्लर्क हैं, कुछ मामूली दुकानदार हैं और उनके अकाउंट्स में 2-2, 1.5 अरब रुपए की रकूम जो हैं वो जाती रही हैं। और ज़ाहिर है वो ये बात कह रहे हैं कि इसका इनको हिसाब देना है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है तो यहाँ पर मामला जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। दूसरी जानब आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आज अपने इत्तेहादी जमातों का इजलास किया और उन्होंने कहा कि और शफाफ इंतखाबात जो हैं उनकी मंजिल है और वो उस जानिब जो है वो हर कीमत के ऊपर बढ़ेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है और ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो वो करना चाहते हैं उसको अमली जामा जो है वो पहनाया जाएगा। ये अब एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर पैदा हो गया है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो तुली हुई है कि ये इंतखाबी इस्लाहात करनी है। पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर ने जो कमेटी बनाई है वो उसका भी हाल जो है कुछ बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, लेकिन अगर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पाता है तो फिर आइनी पोजीशन क्या होगी, और अगर हुकूमत जो है वो कोई बिल मंजूर करवा भी लेती है ताकत के बलबूते के ऊपर तो क्या ये इक़दाम जो है ये सियासी तकसीम को मज़ीद मुस्तहकम नहीं करेगा और फिर इंतखाबात जो हैं वो इंतखाबात से पहले ही मुतनाज़ा नहीं हो जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका बुनियादी काम इलेक्शन करवाना है और हुकूमत जिसके मैंडेट को तस्लीम भी करती है, क्या उसकी हदूद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए मुदाखलत जो है वो आईनी होगी। ये वो सवालात हैं जिन पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। फ़िरदौस शमीम नकवी साहब, यहाँ से ज़रा चूँकि ये अहमियत का हामिल बात है, आप लोगों ने फ़ैसला कर लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो लानी ही लानी है, इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो करनी ही करनी है, चाहे उस पर इत्तफ़ाक़ राय होता है या नहीं होता है। आप इससे सूरत हाल को मज़ीद ख़राब नहीं करेंगे और वो जो आप शफाफियत की बात करते हैं उस इलेक्शन को मज़ीद मुतनाज़ा नहीं बना देंगे? नदीम साहब देखिए, जो इस वक्त हुकूमत कह रही है कि एग्जिस्टिंग बैलेट जो पेपर बैलेट होता है वो तो रह रहा है, सिर्फ उसके ऊपर निशान लगाने के लिए कलम नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक बटन दबाएंगे
और वो बटन का निशान जो है वो जो आपने दबाया होगा जिस नाम के अगेंस्ट वहां आ जाएगा, वो पर्ची बाहर आएगी, आप उसको देखेंगे, आपकी मर्जी का निशान पे लगा हुआ है, आप वो बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको तकलीफ किस बात की है? अब इसके अंदर गिनती के निजाम में 2 निजाम आ गए। एक निजाम वो है कि आप बैठ बैठ के एक एक पर्ची और एक एक वोट गिने, और एक निजाम वो आ गया जो कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में नतीजा दे देगा कि जी ये निशान, इतने निशान लगाए गए हैं इस निशान के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या मसला क्या है? ठीक है, पहले जरा ये अब इसके फिरदौस साहब इसके बड़े पहलू हैं, लेकिन आपने ये जो बात की है ना, इसका मुझे आजिज धामरा साहब, फिरदौस साहब कह रहे हैं कि सिर्फ पेन ने इस्तेमाल नहीं होना, मसला क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मसला हमें कम और हुकूमत को ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पर कि आप एक मशीन लेके आ रहे हैं जो आप कौम के मैंडेट के बुनियाद पर पार्लियामेंट को वजूद में लाएगी, और आप अभी नदीम साहब मुझसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस बोले वो फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं। अगर हम एटीएम कार्ड लेके इमरजेंसी में अपने ही पैसे, किसी और के नहीं, अपने ही पैसे जब निकालने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई एरियर आ जाता है और आपको 3 से 4 मशीनें ढूंढनी पड़ती हैं। ये इलेक्शन का एक मखसूस टाइम होता है, उसमें आपकी अगर पूरे मुल्क में एक ही दिन में 30% मशीन भी अगर खराब हो गई, ब्लॉक हो गई, एरियर आ गया, तो क्या आप नताइज 30% के सीटों को रोक देंगे और उन पे कोई बात नहीं होगी? और नंबर 1, हमें इशू से ज्यादा इनका इशू क्या है, हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ये इशू क्या है आपको इलेक्शन कमीशन से कि आप उसको आग लगाने की बातें कर रहे हैं। आप मेंबरान को कह रहे हैं कि वो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उठ खड़े हों। आजिज धामरा साहब जी, आजिज धामरा साहब एक सेकंड, उनके आगे अपोजिशन रुकावट है। ठीक है आजिज धामरा साहब, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल मैं लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आप सेनेटर भी रहे हैं। ये फरमा दीजिए कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत, अगर आप कहेंगे मैं पढ़ के भी सुना दूंगा, जो जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाने की वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। अब अगर आप ये इंतखाबी इस्लाहात करना चाह रहे हैं तो क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो काफ़ी होगा, उसकी आइनी हैसियत क्या होगी, या फिर आपने अगर आइन में तरमीम करनी है तो फिर आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए? तो अगर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, वो एग्री नहीं होता, तो फिर इस एक्शन की क्या आईनी हैसियत होगी? एग्जैक्टली नदीम साहब, मिसाल के तौर पर ये प्रोग्राम के एंकर आप हैं, अल्लाह आपको सेहत दे, अगर कोई काम पड़ जाए या कोई किसी भी वजूहात की बुनियाद पर अगर हम गेस्ट आ जाए 3-4 पार्टियों के, तो ये प्रोग्राम हो फिर भी बुलाकर आपके चैनल का कोई पर्सन करेगा, कोई सीनियर पर्सन होगा वो करेगा, करेगा। मैं अगर एंकर की कुर्सी पे बैठ गया तो मैं पीटीआई को किस तरह ट्रीट करूंगा, पीएमएलएन को किस तरह ट्रीट करूंगा? इसलिए जो काम जिसका है उसको कर रहे हैं। मगर आप तो सजारे को आग लगाने की बात कर रहे हैं, तो मसला दरअसल आपके साथ है। और दूसरी बात मैं ये क्लियर कर जाऊं कि एतराजात सिर्फ अपोजिशन को नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिसको आप आग लगाने की बात करते हैं, और हम इलेक्शन रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, ये मैं कैटेगोरिकल कर रहा हूँ। इस पर डिबेट की जरूरत है, उसमें तहफात की जरूरत है। जो इदारा तहफात करता है उसको आग लगा देते हैं, अपोजिशन तहफात करे तो आप कहते हैं आप तो चोर हो, डाकू हो, लुटेर हो। तो आप इतना बड़ा मैंडेट चोरी करने के, डाके लगाने का इरादा रखते हैं। मैं आजिज धामरा साहब जी, आजिज धामरा साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब फिरदौस साहब, वाज़े जवाब आजिज धामरा साहब ने नहीं दिया। आप ये फरमाएं कि जब ये आइनी सूरत हाल है तो हुकूमत का ये इक़दाम जो है ये एक नई कश्मकश, एक नई सूरत हाल को जन्म नहीं दे देगा? मतलब आप किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोएक्टिव होता
तो 1970 के बाद से जितने इंतखाबात होते आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर, सब में सुखम नजर आया, सबके ऊपर एतराज़ात हुए। आज 50 साल गुजर जाने के बाद इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन एक ऐसा निज़ाम, मरबूत निज़ाम नहीं दे सका जिसके लिहाज से कहा जाए कि ये ट्रांसपेरेंट भी और फेयर भी। ठीक है, जो प्रोसेस के अंदर फ्लॉज हैं उसको एड्रेस करके इस प्रोसेस को ऐसा कर लिया जाए कि कोई बाद में एतराज़ ना कर सके, ये हर हुकूमत का फ़र्ज़ है। हिंदुस्तान में उन्होंने एक सिस्टम अडॉप्ट किया, 1984 में किया, उसको रिफाइन करते चले गए, और हम तो उनका वो सिस्टम लेने आ रहे हैं जो 2004 के बाद चल रहा है, जिसके अंदर पेपर ट्रेल भी है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग भी है। और उसके बाद से हमने उसको और ज़्यादा करने के लिए हमने इंटरनेट फ्री कर दिया है। ये हर दफ़ा एक नया शोशा उठाते हैं। अब ये कह रहे मशीन फेल हो जाए, इस मशीन की रिगोरस टेस्टिंग होती है, इसको हर किस्म के इन्वायरमेंट, पहले उन्होंने कहा बिजली चली जाए, आपने कहा ये बिजली से नहीं चलती, ये बैटरी से चलती है, ये नहीं फेल होगी। भाई आप टेस्ट कीजिए, आप कहें ऐसी मशीन लानी चाहिए जो फेल नहीं होती हो। कितनी जगह ऐसा हुआ है कि 5-10 पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग हो जाती है, कोई इसके अंदर आफत आ जाती है, अगर खुदा ना खास्ता ये हो जाए, लेकिन शफाफियत तो रहेगी। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन रिफॉर्म, इनकी सूरत हाल क्या है, हमने सेनेट के इलेक्शन इसमें एक सेकंड फिरदौस साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पर आपसे। सवाल मेरा ये है कि बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके ले लीजिए, सिंध के दूर अफ्तादा इलाके ले लीजिए, केपी के इलाके ले लीजिए जहाँ पे 13-13 घंटे और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है कि वहाँ बिलिंग ठीक नहीं है, और इसी तरह पंजाब के ले लीजिए। आप किस तरीके से मुमकिन बनाएंगे कि ये वोटिंग हो? ये बैटरी ऑपरेटेड है, ये बिजली ऑपरेटेड नहीं है, बैटरी से चलती है। आप बैटरियां चेंज करते रहिए, आपको 3 पेयर एक्स्ट्रा बैटरी के दे देंगे। कौन सा उसमें मसला है? इट्स नॉट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। देखिए, मैं आवाज आ रही है? हेलो जी 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 फिरदौस साहब जी, देखिए मैं बात कर रहा था कि जहां नीयत सही होती है, सेनेट के इलेक्शन में हमने रिफॉर्म आया कि ये सीक्रेट बैलेट के बजाय ओपन बैलेट कर दे, एक लफ्ज चेंज हो रहा था। इनका वक्त बहुत कम है, आज इलेक्शन हो चुका, पैसा चला सेनेट के इलेक्शन में, वोट इधर से उधर हुए, इलेक्शन कमीशन पे कान पे जू नहीं रहेगी। ऑपोजिशन जो है अब जो है अगले इलेक्शन तक खामोश बैठी रहेगी, फिर जब ये ओपन बैलेट की बात आएगी फिर तब्दील यही की जुमला हो जाए, सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट कर लो ना डिबेट। अब सेनेट के इलेक्शन मैं फिरदौस साहब आता हूं, लेकिन अब इसमें आजिज धामरा साहब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि जो आईनी इसमें मामला है उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन अपने तौर पे उस बिल के हवाले से फैसला कर सकता है, या ये कि एक नया आईनी लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी? नदीम साहब, तीन चीजें बीच में आ रही हैं। एक आईनी आ रही है, दूसरी नीयत की आ रही है, और तीसरी आ रही है कि जिस इदारे ने ये इलेक्शन कराना है इंतजामी तौर पर वो क्या फरमा रहा है। मैंने कहा कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, अभी फिरदौस भाई ने अपोजिशन के ज्यादातर वो तबसरा कर लिया, मगर इशू ये है कि इलेक्शन के हवाले से या वो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो बात करेगी वो बात उनकी वैलिड होगी कि ये इदारा कह रहा है कि जी मशीनें ठीक है और अपोजिशन खामखा का शोर मचा रही है। अपोजिशन से ज्यादा अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है। यहाँ पर फिरदौस तमीम नकवी साहबानों की नीयत इसलिए आया होती है जैसे कि हुकूमत ने ये इलेक्शन कराने हैं और हर हाल में पीटीआई ने ये इलेक्शन कराने, और तमाम वोटर इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं, धामरा साहब आप मुझे एग्जैक्ट जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि हुकूमत चाह रही है कि हमने ये करना ही करना है, अगर करना ही करना है तो फिर जो आईनी बिल मंजूर होता है क्या वो इफेक्टिव होगा कि इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग होगा? देखिए, पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग में ये जाएंगे, इसीलिए है कि आप
जबरदस्ती एक अगर कानून बना भी लेंगे, आप आइन में तरमीम भी कर लेंगे, वो 2/3 मेजॉरिटी से होगी, मगर वो कानून साजी किस काम की जिसमें आप जो स्टेक होल्डर हैं वो एक पेज से ना हो और वो इदारा एक पेज से ना हो जिसने ये इलेक्शन करानी है। आज हुकूमत इनकी है, ये कानून मंजूर करा लेंगे, ज्वाइंट सिटिंग में भी करा लेंगे, मगर आने वाले दिनों के अंदर बिला आकर ये किसी हुकूमत या पार्टी ने इलेक्शन नहीं कराना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने, वो तो ऑन बोर्ड है नहीं। ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल है और सवाल है कि आप कानून को चलो मंजूर करा लें, मगर आप ऑन बोर्ड स्टेक होल्डर को नहीं लेंगे और खासतौर पर इस इदारे को नहीं लेंगे, ऐसी कानून साजी का क्या फायदा? और ये इनके गले पड़ भी आगे चलते बात ये सीखेंगे फिर। ठीक है, मैं आजिज़ दामरा साहब आता हूँ। हमें ज्वाइन किया है मलिक अहमद खान साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। मलिक साहब, आज आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे जो शहबाज शरीफ साहब ने की, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही है कि जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, और असल में तो उनके ख़िलाफ़ 7.5 अरब और 25 अरब का रेफरेंस यहाँ पर है, और उन्होंने कोई क्लर्क अल अरेबिया और रमज़ान शुगर मिल के कोई दुकानदार, कोई इसी तरह के लोगों की एक बड़ी लिस्ट दी जिनके अकाउंट्स में 1.5 2 अरब रुपए आए हैं। वो कह रहे थे कि जवाब तो इधर देना है, असल चीज़ तो इधर है। वो इंग्लैंड की बुनियाद पर कह रहे हैं कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है। जी नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पे फर्क यही है कि यहाँ पर तो एक ऐसी रजीम है जो सिर्फ प्रोपेगेंडा पे लोगों के जाती कारोबार को एक क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे पेश कर रही है, और ये इनकी जो टोटल पूरी एलिगेशन है वो ये है कि एक बिजनेस हाउस की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पिछले 10 साल की उठा के कह दिया जी कि ये 7.5 अरब रुपया इनके कारोबार में कैसे रहा, ना ये अकाउंट फॉर कर रहे हैं कि उसमें बैंक्स का लोन ना था, ना ये अकाउंट फॉर कर रहे हैं कि उसमें उसकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट कितनी थी, कितनी उसकी इनकम थी, कोई उसकी कोई तफसील, वो जो FBR के पास तफसीलात जमा है, एक एक चीज डिक्लेयर्ड है, इसमें से कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो डिक्लेयर्ड नहीं। लेकिन फिर स्टिल वो उनके पूरे के पूरे बैंक्स के रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस की, यानी ये 7.5 अरब जो वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो इनकी बिजनेस कंसर्न है, टोटल इनके 10 साल के बिजनेस के रिकॉर्ड्स उठा लिए, बैंकों से वो उठा ली कि एक अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट आई है, वो SMU ने कहा कि इसमें अमाउंट ज्यादा आ गई है। और फिर जो ये नेटवर्क बना रहे थे, नेटवर्क ये बना रहे थे जो जिस बुनियाद पे शहबाज साहब के टोटल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पूरा महवर था बात का, वो क्या था कि ये नेटवर्क ये बना रहे थे कि ये शहबाज साहब का ऑफिस जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, और वहाँ पे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हुई, और फिर उसके साथ जितनी एसोसिएटेड जो भी उसकी इल गॉटन वेल्थ थी उसको थ्रू दुबई इंग्लैंड राउट किया गया, और यही इन्होंने केस भेजा था। कल तक इनका मौकफ ये था कि ये अब वहाँ के मुतलका बैंक इनके अंदर ये ट्रांजैक्शन आई, उन्होंने खुद फ्लैग किए। आज जब वो पूरी रिपोर्ट सामने आपसे दिखाई गई जिसमें बताया गया, स्क्रीन पे चला के दिखाया गया, कॉपीज शेयर की गई विद मीडिया पर्सनल कि ये तो ARU ने कहा कि ये अमाउंट्स जो हैं इतनी, ये 3 लाख पाउंड की एक अमाउंट है, वहां से बात इन्होंने शुरू की। तो वो 3 लाख पाउंड तो शहबाज साहब की अपनी परचेज और किस पैसे के साथ वो परचेज थी वो भी सारी डिटेल उनकी दी। 20 साल के उनके टोटल हिसाबात को खंगाला गया। वही उनकी जो इनकी NCA की इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, वो यहाँ की नैब की और FIA की कायम करदा तफ्तीश की बुनियाद पर, जो कि ARU ने लिख कर भेजी थी, पाकिस्तान आई, उसने यहाँ पर आके प्रोब किया। फिर वो डेविड रोज की स्टोरी जिसमें ये एक नेटवर्किंग एक्सप्लेन की गई थी, राउंड सर्कल्स बनाकर कि पैसे यहाँ से किस मनी चेंजर पे जाते थे और वो मनी चेंजर फिर किस पैसे बाहर तस्वीर करते थे और वहां से ईरा की प्रोटेक्शन में वापस आते थे। तो इस सारी इन्वेस्टिगेशन के एंड में जो बात कंक्लूड की NCA ने कि इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम था। अगर ये किसी के बिजनेस नहीं है, मैं मलिक साहब आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। फिरदौस साहब, आपने मलिक अहमद खान साहब की बात सुनी है। वो कह रहे हैं कि कारोबारी मामलात जो हैं, आप भी कारोबारी आदमी हैं, उनको आप क्रिमिनल ऑफेंस में जो है वो तब्दील कर रहे हैं और उसके नतीजे में एक कहानी और एक नेटवर्किंग जो है वो की जा रही है। असल में असलियत इस तरह नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता कि असलियत क्या है या नहीं। मैं तो एक पाकिस्तानी शहरी के हैसियत से मुझे पता है कि एक दफ़ा इसहाक डार साहब ने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया जिधर उन्होंने लंदन की एक फैमिली के अकाउंट्स को इस्तेमाल किया। उस फैमिली के तमाम लोगों ने कहा कि इन्होंने जाली तरीके से हमारे लिए, कुरैशी फैमिली, अगर मुझे नाम सही याद है। उसके बाद एक और केस हुआ तो उसके ऊपर एक कतरी खत आ गया। उसके बाद जो है इनको एक जगह कन्विक्शन हुई तो फिर पैसे कहीं से आ गए, वो लंदन में हुआ। फिर पनामा का केस हुआ, बढ़ चढ़कर 3 दफा के वजीर आजम ने 2 दफा असेंबली में 3 दफा कौम से खिताब करते हुए कहा कि मेरे पास एक पर्चा मौजूद है जिससे मैं मनी ट्रेल दूंगा। और जब कोर्ट के अंदर आया तो मनी ट्रेल फिर कतरी खत निकला। अगर ये इतने सच बोलते हैं तो वो जो FIA ने इनको सवालात दिए ना, उसका एक एक का तफसीलन जवाब दे। मैं पैसे देता हूँ, वो अखबारों में छपा देते हैं। जैसे कि FIA कहती है कि इतने अरसे से जवाब नहीं दे रहे। कम से कम अवाम को तो ज़हनी तौर पर क्लियर हो जाते थे कि ये जो चीज़ है, लेट देम बी क्लियर इन देयर परसेप्शन। ये प्लेटलेट काउंट्स एकदम से कैसे गायब हो जाती है? ये तो सऊदी अरेबिया जाने के ऊपर भी कह रहे थे हमने कोई माफी नहीं मांगी, फिर वो सारे सबूत आ गए। तो जिस शख्स के, जिस पार्टी के, जिन लोगों ने इतनी बार झूठ बोला, वो मरियम कलेबरी फॉन्ट सारी दुनिया को साबित हो गया। मेरी एक कोई जायदाद नहीं है, सारी दुनिया को साबित हो गया। कर दिया। मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया। फिरदौस साहब, मलिक अहमद साहब, आप बताइए। वो कह रहे हैं कि फिर FIA को तफसीली जवाब दे दें। क्यों जाते हैं? देखिए, हम नहीं, मुझे फिरदौस साहब, मैं आता हूँ, 1 मिनट। गुजारिश है नजीम साहब, गुजारिश है कि जब आप स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं तो फिर उसमें आप जेनेरिक बातें, चले मैं जो फिरदौस साहब कह रहे हैं मैं बारी बारी आपसे बात करूं। ये सिस्टम की एक आपके सामने में एक एग्जांपल है कि एक उनसे जो वो जो ये है वो ज़राए वाला मियाँ साहब के एक स्टेटमेंट जिसका बार बार हर कोई जिक्र करता है जो हमारी ऑपोजिशन में है, वो नॉन डिक्लेरेटरी रिजीम की ट्रांजैक्शंस हैं और उनको तकरीबन एक आधी सदी के बाद उनके हिसाबात मांगे जा रहे हैं। तो ठीक है, ये एक मामला सामने आया जिसकी एक दिक्कत पेश आई कि उस वक्त के जो अकाउंट्स थे उनके मुताबिक अगर तफसील नहीं दी जा सकी तो उसके में मुश्किल आई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें भी कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज नहीं है। ये जो लॉ ऑफ द लैंड है, ये किसी की विम्स पे या किसी की मर्जी के ताबे नहीं चल सकता। ये इमरान खान एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह रोज खड़े होकर रूल ऑफ लॉ पे दर्ज देते हैं, लेकिन उन्होंने तो प्रोसिक्यूशन को परसिक्यूशन बना दिया। फिर जब ये कहना कि जी मेरी कोई ये बात करनी कि अभी NCA का जो फैसला है नेशनल क्राइम एजेंसी का, उसने जो एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की उसके अंदर एक तफसील के साथ लिखा कि ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन है। ये जो आज फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं नहीं समझता कि उनको पता नहीं है, लेकिन क्योंकि तस्सुब इतना गहरा है कि कभी हकाइक पर ये कोई महज़ूब मुआशरा होता तो उसमें एक बात को एडमिट किया जाता कि जी ठीक है, आपकी ये सर्टन पॉइंट पे एक विंडिकेशन है, एक रिप्यूटेबल एजेंसी जो कि पाकिस्तान की नैब नहीं, पाकिस्तान की FIA। मलिक साहब, मेरे पास क्योंकि अब थोड़ा टाइम है, इसमें आजिज धामरा साहब आप ये फरमाइएगा कि मलिक साहब जो बात कर रहे हैं कि विंडिक्टिवनेस है, आप समझते हैं कि ये मामला इसी तरह? जी देखें, अभी जो शहबाज शरीफ वाला केस है उसमें जो हुकूमत की जस्टिफिकेशन है वो तो हम शुरू से सुनते आए हैं। अभी भी वही फोटो स्टेट काफी प्रेस भी जिन्होंने पढ़ी है वो तो हुकूमत को जवाब देना है। मगर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से अभी भी एक केस जो है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में रिजेक्ट किया उनके फ्लैट के हवाले से जो अमेरिका में थी। बाकी तमाम मामला में हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके तमाम झूठों को एक एक करके हम अया करते जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत की जो है सारी इंतजामी टीमें इनके पास है, नए दिन की जेब में पड़ी है, उसके बावजूद वजह क्या है कि इल्जाम साबित नहीं हो रहे और आपको वही इल्जाम लगाने पड़ रहे हैं जो आप करते में पहले लगाते थे। आजिज धामरा साहब, मेरे पास चूंकि अब एक आखिरी मिनट है, फिरदौस साहब 3.5 साल बात तो ये है कि 3.5 साल में आपके एहतसाब का नतीजा क्या है?
ये देखिए, पहले एहतसाब जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। दूसरी चीज ये है कि कोई जवाब नहीं देता कि वासिफ अली जरदारी ने क्यों यूसुफ रजा जिलानी को खत लिखने से मना किया, फिर क्यों हुक्म दिया माजिद शमसुल हसन को कि वो पेपर्स ले आए, और वो जिसमें $15 मिलियन केस में खर्च हुए थे वो माजिद शमसुल हसन ने एम्बेसडर होते हुए वो कागजात कहाँ रख दिए? अब नहीं, तो उनका फिरदौस साहब, ये सारी चीजें हम सुन रहे हैं, हमें याद है, नतीजा क्या निकला है इस सारे एहतसाबी अमल का? मैं आपको बताता हूँ, इस मुल्क का अदालती निजाम इस मुल्क का फ्लॉड है, और इस मुल्क में किसी आदमी के खिलाफ कोई केस साबित नहीं होगा। करप्शन अरबों की होगी, खरबों की होगी, नहीं होगा। ये निजाम फ्लॉड है होगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया मलक अहमद खान साहब, और बहुत शुक्रिया आजिज़ धामरा साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।